मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। वाह 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 वाह, जरा बड़ी शायरी कर रहे हो। अरे भाई आज माहौल बिल्कुल शायराना है, क्योंकि आज मैं अपने बच्चों को सिखाने वाला हूँ पोएम, जो उनके एग्जाम में आएगी, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इतने मजे से आज हम पोएम सीखेंगे कि आज सब लोग पोएट बन जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों पोएम का नाम है अमेंडा और इसकी पोएटेस है रॉबिन क्लेन, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन पोएटेस है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, तो इन्होंने पोएम भी कौन सी लिखी होगी? ऑस्ट्रेलिया के कल्चर को देखते हुए लिखी होगी। और ये कहानी जो अमेंडा की कहानी है ना, एक बच्ची और एक मदर की कहानी है। मोटा मोटा बताता हूं तो इसमें वही मम्मी कह रही होती है अपनी बच्ची को, एक छोटी सी बच्ची है, कि बेटे चॉकलेट मत खाओ, बेटे ऐसा मत बैठो, अपना रूम साफ करो, बेटे ये मत करो, नाखून मत चबाओ, वो मत करो, ऐसे टोक रही होती है। बच्ची सोच रही होती है मम्मी आप मुझे क्यों तंग कर रही हो, मैं आजाद रहना चाहती हूँ, मैं समंदर में रहना चाहती हूँ, मैं एक रपंजल की तरह रहना चाहती हूँ, मैं ऐसे रेत पर ऐसे निशान बनाना चाहती हूँ। तो बच्ची कल्पनाओं में जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर यही बच्ची यही मदर इंडिया में होते तो पता है क्या होता? ये पोएम लिखी नहीं जा सकती थी, इसका कोई अंत ही ना होता। क्या लिखते पोएम में कि मम्मी ने एक दो बार कहा कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं कर लो, और जब बच्ची ने नहीं माना तो फिर पता क्या होता है? फिर चप्पल पड़ती है विद स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, आपके पास फ्लाइंग चप्पल आती है और बच्ची एकदम सेट हो जाती, बात ही खत्म हो जाती। पोएम का पहले स्टेंजा बनने से पहले खत्म हो जाना था। तो भाई ये कल्चर अलग था, ये ऑस्ट्रेलियन कल्चर है जहां पे बच्ची को टोका रोका जा रहा है, उसकी मदर उसको कह रही है। इंडिया में इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये सोचते हुए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत आसान सी, बड़ी मजेदार सी पोएम है, आओ जरा जल्दी से बताता हूं। तो भाई शुरुआत क्या है? भाई फर्स्ट स्टैंजा, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अपने भाई नाखून मत चबाओ। तो कौन कह रही है? भाई मम्मी कह रही है, मोस्ट प्रोबेबली उसकी मम्मी कह रही है अपनी बेटी अमेंडा को, डोंट हंच योर शोल्डर्स, ऐसा कुबड़ निकाल के मत बैठो अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, आप ऐसे ऐसे मतलब यूं झुक के मत बैठो, एकदम स्ट्रेट बैठो। तो ये वाली बात उसकी मम्मी ने उसको टोक दी, ठीक है, पहला टोक दिया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या सोच रही है? देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट मी। भाई अमेंडा को ऐसा फील हो रहा है, छोटी बच्ची को ऐसा फील हो रहा है कि भाई यहाँ पे ना क्या है, एक बहुत बड़ा ना पन्ना, पन्ना समझते हो, हीरा पन्ना वो जो है उसका समंदर है, जहाँ पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ, ठीक है जी। और वो बिल्कुल शांत है, पीसफुल जगह है, ठीक है। अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। भाई मैं क्या हूँ? मर्मेड। मर्मेड समझते हो जो आधी मछली होती है आधी लड़की होती है, इस तरह की जो एक कल्चरल एक ऐसे माना जाता है कि इस तरह का भी कोई इंसान ऐसी प्रजाति रही होगी। तो वो अपने आप को कौन समझ रही है? अमेंडा समझ रही है, ठीक है। अच्छा जी, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया? अगर इतने में जवाब ना आता ना, सच बता रहा हूँ, चप्पल उड़ती हुई आनी पक्की थी इंडिया में, अगर ऐसा मम्मी को कोई बोल देता। भैया मम्मी को इतना थोड़ी सुनना होता है, तो कोई नहीं सुनता। अरे मोबाइल लग रही है कि नहीं, या फेंक दूं तोड़ के, ये होते हैं डायलॉग। देखो ये होता है कल्चर, क्या इनका कल्चर है अपना, मस्त है ना। तो भाई मम्मी फिर नहीं माननी, फिर कह रही है भैया पहले तो बैठने को टोक रही थी, अब क्या करिए? भैया क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया? I told you to clean your shoes अमेंडा। मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज क्लीन करने को भी कहा था ना, है ना। यहाँ शूज क्लीन थोड़ी होते या नहीं क्लीन होते, नहीं। अगर इंडिया में होती ना अमेंडा, उसके शूज क्लीन नहीं होते, उसके मुंह पे पड़ता है आगे कि साफ कर, मुंह पे आगे पड़ता, अपने आप ही समझ आ जाता, ठीक है। चलो उसके बाद क्या हो रहा है? अब अमेंडा क्या सोच रही है? मम्मी ने फिर डांट दिया, फिर टोक दिया। अब अमेंडा क्या सोच रही है? आई एम एन ओपन रोमिंग इन द स्ट्रीट। भाई मैं एक अनाथ हूँ, मैं ऐसे रहती हूँ कि भाई मेरा कोई नहीं, माँ बाप भी नहीं है, मैं गलियों में घूम रही हूँ, रोम कर रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्ट बेयर फीट, और मैं अपने पैरों से बड़ी चुपचाप तरीके से, शांत तरीके से मैं निशान बनाती जा रही हूँ अपने नंगे पैरों से, ठीक है जी। आगे बढ़ो। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। जो साइलेंस, जो शांति है वो बड़ी गोल्डन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया कहाँ चला गया? हाँ जी। और द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आज़ादी है वो बड़ी मीठी है, ठीक है। अब फिर उसकी मम्मी शुरू हो गई। फिर मम्मी क्या कह रही है? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। वाह अमेंडा चॉकलेट मत खाओ। अच्छा मतलब पहले कहना नहीं सुना, फिर चॉकलेट भी खा रही है। इंडिया में ऐसा होता, सच बताओ, ऐसे ऐसे लपड़ पड़ते ना मुंह चॉकलेट जैसा हो जाता, सच बता रहा हूँ, ठीक है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ। फिर मम्मी क्या बोली? रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, अपने एक्ने को देखो अमेंडा, तुम्हारे ना एक्ने हो रहे हैं। भैया यहाँ कहती मुल्तानी मिट्टी लगा ले, कुछ भी खा ले, मुल्तानी मिट्टी लगा ले, एक्ने सही हो जाएंगे। यहाँ मम्मी ये थोड़ी कहेंगे कि चॉकलेट मत खा, एक्ने। अरे हो रहे, होने दे, ये तो होते हैं, जवानी फूट रही है, ठीक है, ऐसे बोल देते। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तुम मेरी तरफ देखोगी अमेंडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? ये तो इम्पॉसिबल होता, इंडिया में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल होता कि भाई क्या मेरी तरफ देखो, मम्मी की तरफ देखोगे ही नहीं, मतलब तुम लगे हो चॉकलेट खा रहे हो, मम्मी बोले जा रही है। अरे इम्पॉसिबल है, बहुत कुटाई होने वाली है, ठीक है। तो ये किसकी कहानी है? ऑस्ट्रेलियन पोइट है वो, वहां की एक बच्ची और मम्मी की कॉन्वर्सेशन बता रहे हैं आपको। चलो जी, अब इतना सुनने के बाद अमेंडा फिर क्या सोच रही है? अमेंडा को अब लग रहा है कि आई एम रेपुंजल, मैं एक रेपुंजल। रेपुंजल पता है
बने कि एक बहुत प्यारी सी लड़की थी जो एक टावर में रहती थी, वहां पे उसको कैद कर दिया था, श्राप दे दिया था वैसे तो उसको, और वो वहां से फिर आजाद हो गई थी अपने बालों को नीचे डाल के, वहां पर वो चढ़ के आ गया था, उसका हीरो उसको ले गया था। उस कहानी में हमें नहीं जाना, ठीक है। लेकिन अमेंडा भी क्या सोच रही है कि मैं अकेली हूँ एक टावर के अंदर, ठीक है जी, आगे आ जाओ। आई एम नॉट अ केयर, मुझे कोई फिक्र नहीं है, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और जो टावर के अंदर लाइफ है वो बड़ी पीसफुल है, ठीक है। अच्छा जी, I'll certainly never let down my bright hair, मैं अपने बाल नीचे नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे आजाद होना ही नहीं है। रेपंजेल को आजाद होना था और जो हमारी अमेंडा उसको तो आजाद होना ही नहीं है। उसकी मम्मी लगातार उसको टोके जा रही चीजों के लिए, ठीक है। अब फिर उसकी मम्मी शुरू की, स्टॉप दैट sulking at once Amanda, you're always so moody Amanda, anyone would think that I negged at you Amanda। अब उसकी मम्मी मोस्ट प्रोबेबली उसकी मदर ही है, ऐसा लग रहा है मम्मी टोकती हैं, ठीक है। तो भाई उसकी मदर क्या सोच रही है, भाई ऐसे फिर तुम क्या कहते हैं, ऐसे गुस्सा या ऐसे बैड बिहेवियर मत करो, मूडी मत बनो अमेंडा, और लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हें ऐसे रोकती टोकती हूँ। अरे मम्मी को शक है कि वो रोक रही है, मतलब उन्हें अब भी डाउट है कि वो रोक रही है, वो टोक रही है भाई। और ये कह के उन्होंने अपने पल्ला भी झाड़ने की कोशिश की है, किसने, उसकी मम्मी ने, कि मैं तुम्हें टोक नहीं रही हूँ, बस मैंने 10-12 बातें तो बोली है तुम्हें, वैसे तो बाकी सब ठीक है, ठीक है जी। तो ये पूरी आपकी पोएम है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कहां कहां फंसोगे, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे, पोएटिक डिवाइसेस का क्या होगा, और एग्जाम में एक्सट्रैक्ट हो या क्वेश्चन आए, सब कुछ और डिटेल में समझा देता हूं। दोस्तों इस पोएम से आपसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे आप उनका आंसर करोगे और पूरे मार्क्स लेकर आओगे, वो सुनो भैया। एग्जाम में ना आपसे 2 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। एक तो होता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड, आपको स्टैंजास देगी और उनके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगर वो हो जाता है तो भैया वो तो एकदम वेल एंड गुड है, बिल्कुल एकदम सेट है मामला, आसानी से कर पाओगे, पूरे नंबर ऐसे ही ले आओगे, अभी ले आओगे, क्योंकि आपको मैंने पोएम पूरी समझा दी है, ठीक है। दूसरा एक तरीका होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आपसे इस पोएम से रिलेटेड ना पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेगा कि भाई इसमें स्पीकर कौन है, भाई ये पूरी पोएम का स्पीकर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन है स्पीकर, उसकी मदर है, उसकी मां बोल रही है सारी बातें, क्योंकि लास्ट में मदर ने बोला है कि लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें डांट रही हूं, मैं टोक रही हूं, कोस रही हूं, ठीक है। तो मदर, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्पीकर वाले क्वेश्चन भी वो सब कराऊंगा मैं, लेकिन इन दोनों ही तरह के एक्सट्रैक्ट वाले और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन दोनों को ही करने के लिए आपको ना कुछ वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए जो पोएम में इस्तेमाल हुए, वो सुन लो सबसे पहले। तो एक तो होता है हंच, हंच मतलब होता है कुबड़ निकाल के बैठना, कह रही थी ना भाई डोंट हंच, हंच मत करो, ऐसे ही स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मतलब भी होता है झुक कर बैठना। लैंग्वेज का मतलब होता है सुस्त या डल, ठीक है। और ऐसे ही एमरल्ड का मतलब हीरा वाला पन्ना नहीं होता, वो पन्ना, तो एमरल्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। ब्लिसफुली मतलब आनंद या खुशी, खुशी से। हश्ड का मतलब होता है साइलेंस या फिर बिल्कुल चुपचाप। ऐसे सल्किंग का मतलब होता है उदास, ये सलन भी इसको कहते हैं। इनके आगे ना मैंने इंग्लिश मीनिंग भी लिखे हैं जानबूझ के। एग्जाम में ऐसा होता है कि ना आपसे सेम वर्ड पूछ लेगा और कहेगा बताओ स्टैंजा में कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है, पता होना चाहिए मेरे बच्चों को, ऐसे ही कर दोगे मस्त तरीके से। दूसरा है नैग। नैग तो बहुत इस्तेमाल हुआ है। नैग का मतलब होता है बार बार डांटना, डपटना, कोसना, टोकना, उसको बोलते हैं नैगिंग, ठीक है। तो ये आपको पता हो, ये पता हो गया ना, ये याद रह जाएंगे ना। अरे बस अब कहानी क्या बची है, बस अब आपको बताता हूं कैसे कैसे आपको एग्जाम में एक्सट्रैक्ट के अलावा कैसे फंसा सकते हैं, वो सुन लो। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर और साथ ही जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस का जो निचोड़ है ना, जो जिस्ट है, वो सारा मैंने यहां पे आपके सामने रख दिया है। अगर आपको ये जिस्ट पता होगा तो चाहे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाए, आप उनको आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी पोएम को पढ़ने का ये मैंने आपके सामने जिस्ट रख दिया है, ठीक है, निचोड़ है। पहली बात, अ स्मॉल चाइल्ड, आपको ये याद रखना है। क्या स्मॉल चाइल्ड कौन है भाई? स्मॉल चाइल्ड अमेंडा एक स्मॉल चाइल्ड है कि नहीं? क्या उम्र हो सकती है उसकी? तो लिख देना भाई 7-8 साल। ये क्वेश्चन, साथ में मैं क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं, ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये रिपीट कर रहा हूं मैं। दूसरी क्या चीज है भाई? फिर क्या है? फेड अप स्कूल गोइंग गर्ल। भाई अमेंडा क्या है? एक फेड अप स्कूल गोइंग गर्ल है। तो मैं आपको यहाँ वोकैब भी दे रहा हूं, आपको इंग्लिश के वर्ड्स भी दे रहा हूं। अगर आपको इंग्लिश बनानी नहीं आती, मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनसे इंग्लिश नहीं बनती, आंसर नहीं लिख पाएंगे सब्जेक्टिव, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, इनके आगे थोड़ा बहुत इस्तेमाल लगा लगा के आंसर बना पाओगे, ठीक है। ओके भाई, क्या है वो? फेड अप स्कूल गोइंग गर्ल है। उसको क्या चाहिए? वांट्स फ्रीडम, शी वांट्स फ्रीडम एंड पीस एंड लिबर्टी। उसको क्या चाहिए? आजादी चाहिए, शांति चाहिए। और वो क्या करना चाहती है? शी वांट्स टू लिव लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना चाहती है। ऐसे ही और क्या? नो इंटरफेरेंस, उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ड्रीम्स टू लीड अ लाइफ ऑफ अ मर्मेड। वो किस तरह की लाइफ जीना चाहती है? एक मर्मेड वाली लाइफ जीना चाहती है। कहां पे? एमरल्ड सी में, पन्ना में, पन्ने वाला जो समंदर होता है वहां पे, जहां उसे शांति मिल सके। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो क्या बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? मर्मेड बनना चाहती है। कौन बनना चाहती है? अमेंडा बनना चाहती है। क्लियर हो गया? क्यों बनना चाहती है? क्योंकि उसको शांति चाहिए। वो ऐसे ब्लिसफुली, खुशी के साथ ड्रिफ्ट करना चाहती है। ड्रिफ्ट मतलब होता है ऐसे यूं यूं करके, ऐसे 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 बहना, ठीक है। आ जाओ जी। फील्स ऑफन
हैज मोर फ्रीडम। वो क्या महसूस करती है, क्या फील करती है अमेंडा, कि वो ना एक ऑर्फन है, जैसे उसके पेरेंट्स नहीं है, उसका कोई गार्जियन नहीं है, और वो अपनी आज़ादी, क्या लिखा है कि मोर फ्रीडम, और उसके पास जो ऑर्फन होते हैं उसको ऐसा लगता है कि भाई उनको ज़्यादा आज़ादी होती है, इसलिए वो ऐसा महसूस करती है कि वो भी एक ऑर्फन हो जाती। ठीक है, कहने को गंदी बात है बट उसको ऐसा अच्छा लगता है कि भाई ऑर्फन हो और वो गलियों में ऐसे घूम रही हो, उसको कोई रोक टोक करने वाला ना हो। ठीक है जी, अगली बात क्या, विशेस टू हैव अ लाइफ इन अ टावर लाइक रेपेंजल। रेपेंजल जैसी वो लाइफ चाहती है जो एक टावर में लाइफ हो, लेकिन वो अपने बालों को नीचे नहीं गिराना चाहती। वो ऐसा क्यों नहीं करना चाहती? बालों को नीचे गिरा दिया था रेपेंजल ने तो चढ़कर उसका हीरो आके उसको बचा के ले गया था, लेकिन इसको तो बचना ही नहीं है ना, इसको तो उस टावर में रहना है। पता नहीं कैसी लड़की है यार, अब क्या करेगी अकेले टावर में रह के बच्ची, लेकिन वो परेशान इतनी है, ऑस्ट्रेलियन बच्ची है ना, जरा उसकी सोच अलग है, उसे अकेले रहना अच्छा लगता है। हमें तो भैया चाचा मामा ताया सब चाहिए होते हैं। ठीक है जी, तो वो क्या कहते हैं, रेपेंजल जैसे उसकी लाइफ चाहती है वो, जहाँ पे वो क्या कहते हैं ना, अपने बाल नीचे नहीं करना चाहती, वो इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उसको आज़ादी चाहिए। तो मैंने इन पॉइंट्स के जरिए आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए, ये क्वेश्चंस भी कराए, एग्जाम में आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो आपको पता होने चाहिए। वर्ड मीनिंग मैंने आपको साथ के साथ करा दिए हैं, तो आपको इन सभी बातों के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में साफ साफ यही बातें लिखी जो मैं अभी यहां पे आपको करा चुका हूं। चलो आप मुझे इसके जवाब देना। पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज, हाउ डू यू नो दिस। भाई आपको मैंने बोला ये छोटी बच्ची 7-8 साल की, और हमें ऐसा क्यों पता चलता है, क्योंकि उसकी मम्मी उसको एडवाइस कर रही है स्ट्रिक्टली। ऐसे ये क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। आपको क्या लगता है उससे कौन बात कर रहा है? भाई हमें लग रहा है उसकी मम्मी बात कर रही है, उसकी मदर बात कर रही है। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन है आपका, व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर अ मरमेड। अगर वो मरमेड होती तो क्या करती? बार बार बोला ना, वो ड्रिफ्ट करती ब्लिसफुली, खुशी से ऐसे लहराती। ठीक है जी, अगर अमेंडा एक ऑर्फन है, व्हाई डिड शी से सोच ने ऐसा क्यों कहा? नहीं भाई अमेंडा कोई ऑर्फन नहीं है, उसकी मदर है तो डांट तो रही है, पढ़ तो रही है, उसको चप्पल है नहीं पढ़ रही, चप्पल नहीं पढ़ने उसको। ठीक है, नहीं भाई वो ऑर्फन नहीं, लेकिन उसे लगता है कि उसे ऑर्फन होना चाहिए था ताकि वो स्ट्रीट में घूम सकती, उसे आजादी मिल जाती। ऐसे क्वेश्चन है भैया, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा। अमेंडा किस चीज के लिए तड़प रही है, आपको क्या पता लगता है इस पोएम से? भाई अमेंडा को आजादी चाहिए, उसको रोक टोक से आजादी चाहिए। लिखा है ना बार बार कि भाई ड्रीम्स टू लीड अ लाइफ ऑफ अ मरमेड, आजादी वाली बात आ गई। भाई क्या ये रहा, वांट्स फ्रीडम एंड पीस चाहिए उसको, वांट्स टू लिव लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। तो अगर आपको ये पॉइंट्स याद रहेगा ना, हर क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर कर पाओगे। साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई कैरेक्टर स्केच बताओ अमेंडा का, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो कैरेक्टर स्केच का नहीं बता पाओगे, इन पॉइंट्स की मदद से बता दोगे ना, इन्हीं में शी ही इज एम आर लगा के आप इसको आराम से बता दोगे। ठीक है, तो ये ट्रिक है स्मार्ट स्टडी। साथ ही बताता हूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन होता है कि भाई राइटर की टोन बताओ, जो पोएट था ना उसकी टोन बताओ, जब वो बात कर रहे थे तो उसकी टोन कैसी थी। तो उस टोन का आंसर कैसे हो सकता है? टोन का आंसर ना, चाहे यही पोयम हो कोई और भी पोयम हो, ये वर्ड्स हैं, ये कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप जो टोन है उसे इस तरह से बता सकते हो। आप टोन पता कैसे चलेगी कि भाई वो टोन कैसी है? जो बातें कही गई हैं गुस्से में कही हैं, जो उसकी मम्मी क्या कर रही थी, उसको स्ट्रिक्टली एडवाइस कर रही थी, तो क्या टोन इंस्पिरेशनल थी, इंस्पायर कर रही थी? नहीं भाई। क्या वो चीयरफुल थी? नहीं भाई, चीयरफुल भी नहीं थी। क्या वो ह्यूमरस थी? नहीं, ह्यूमरस नहीं थी। वो क्या कह सकता हूं मैं, एंग्री टोन थी। क्या थी? एंग्री टोन थी, सीरियस टोन थी। इस तरह के वर्ड्स में यहां से यूज कर सकता हूं। ठीक है जी, इसमें एंग्री वगैरह नहीं लिखा गया, मैं आपको लिख देता हूं, एंग्री भी लिख देता हूं, एंग्री, लो जी एंग्री वर्ड यूज कर देता हूं, या सीरियस, आप सीरियस वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये अभी इसी पोएम के लिए नहीं, और पोएम के लिए भी है। दोस्तों एग्जाम में पूछी जाती है पोएटिक डिवाइस। अब ये क्या होता है? अरे दोस्तों, एक कविता लिखने के लिए ना, एक पोएम लिखने के लिए ना, बहुत ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे राइम्स बन जाए, कंपैरिजन किया जाए, आसमान से उठा के जमीन पे ला दिया जाता है, पहाड़ों पे ले जाया जाता है। तो ऐसी चीजों का, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह के वर्ड्स को कह देते हैं पोएटिक डिवाइस। ठीक है जी, यानी पोएट के पास ऐसे कुछ हथियार होते हैं, यंत्र होते हैं, जिनकी मदद से वो एक पोएम को लिखता है। तो आपको पर्टिकुलर पोएम से रिलेटेड पोएटिक डिवाइस बताने होते हैं। तो भाई मैं अगर अमेंडा की बात करूं तो इसके अंदर एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है, और इसमें मेटाफर है, रेपिटिशन है। अब सर ये हमें कैसे पता चलेंगे? फिगर ऑफ स्पीच नाम से मैंने एक वीडियो बना रखी है, फिगर ऑफ स्पीच बाय डियर सर लिख के सर्च कर लेना, पता चल जाएगा। कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पे डियर सर काशिफ की आईडी है, जाके पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेना अगर कोई डाउट आता है। अभी फिलहाल इसकी सुन लो। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है भाई? रेपिटिशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। भाई जो भी पोएम के अंदर साथ साथ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए थे ना, उनका जो पहला साउंड होता है, पहला साउंड अगर सेम होता है, वो होता है हमारा एलिट्रेशन। जैसे पोएम के अंदर लाइन थी, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड द सिट अप स्ट्रेट, ऐसे करके थी ना लाइन। तो यहां देखो एस को देखो, यहां स्टॉप का एस, यहां भी स आया, यहां भी स आया, यहां भी स आया, यहां भी स आया। आपस में क्या ये क्लोजली प्लेस्ड है? आपस में साथ रखे? हाँ जी है। क्या सेम आवाज निकल रही? हाँ है। तो ये क्या था? एक एलिट्रेशन था। नेक्स्ट है हमारा रेपिटिशन। भाई कोई ऐसा वर्ड जो बार बार रिपीट हुआ, तो अमेंडा 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 कह कह के सर दुखा दिया। अमेंडा ही यहां पर क्या है? एक रेपिटिशन है। और क्या है जी? मेटाफर।
मेटाफर का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन विदाउट एज और लाइक। एज या लाइक कह के कंपैरिजन ना किया जाए, चीजों को डायरेक्टली प्लेस कर दिया जाए, दो वर्ड्स ऐसे यूज किए जाए जिनको रख कर कंपैरिजन की जाए। इसके अंदर क्या क्या है भाई? स्टैंजा 2, 4 और 6 के अंदर रेपेंजल से कंपैरिजन की गई है, साइलेंस और गोल्डन की कंपैरिजन की गई, वो हमारे क्या हो जाएंगे? मेटाफर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। आगे की कहानी क्या है भाई? अल्यूशन में क्या है? अल्यूशन का मतलब होता है टू मेक अ रेफरेंस फ्रॉम हिस्टोरिकल, मिथोलॉजिकल, कल्चरल, लिटरेसी और पॉलिटिकल बैकग्राउंड। किसी चीज की कंपैरिजन करना किसी पॉलिटिकल चीज से या कोई मिथोलॉजिकल जो कहानियां हैं उन कहानियों से कर देना, इस तरह की चीजों को क्या कहते हैं भाई? हम क्या कहते हैं? अल्यूशन कहते हैं भाई। अल्यूशन में क्या है यहाँ पे? मर्मेड। मर्मेड भाई मिथोलॉजिकल है ना, ऐसा माना जाता है, ऐसी चीज थी नहीं, है ना। ऐसे रेपेंजल भी कहानियों में है, कहानी की चीज है, उससे कंपैरिजन की गई है। तो ये 2 वर्ड थे हमारी इस पोएम में। अब राइम स्कीम। राइम स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। राइम स्कीम मतलब राइम, आवाज कैसे निकल रही है। तो इसको ना 2 तरह से बताया जाता है आवाज को। किस तरह से? 2 तरह से। एक को कहा जाता है ए, दूसरे को कहा जाता है बी। अब ये ए बी क्या है भाई? जो एक साउंड होता है, एक आवाज निकल रही है। कैसे एक आवाज निकल रही है? फॉर एग्जांपल बार बार आ रहा है अमेंडा, आ अमेंडा, 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 आ की आवाज आ रही है ना, लेकिन नीचे देखो ई, मी के ई ऐसे आवाज आ रही है। तो यहां 2 तरह के तो साउंड थे, एक साउंड को कहा ए, दूसरे साउंड को कहा बी। अब हमें राइम कैसे बतानी होती है भाई? पहला स्टैंजा पढ़ो। पहले स्टैंजा में क्या? ए की आवाज, एक आवाज को हमने मान लिया ए, तो अमेंडा ए, इसको हमने एक आवाज माना, एक साउंड माना। नीचे भी ए ही आ रहा है, तीसरी लाइन में भी आपका अमेंडा ए ही आ रहा है। तो भाई यहीं पर मैंने आपको आंसर भी लिख के दे दिया। आपको पता होना चाहिए कि ए बी ए फॉर स्टैंजा 1st, 3rd एंड 5th, ट्रिपल ए फॉर 2, 4 एंड 6। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो भाई ये थी हमारी राइम स्कीम। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस पोएम को पढ़ने में बड़ा मजा आया होगा। वीडियो को अगर पसंद किया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारी मेहनत को वसूल करवा दें। और एग्जाम से पहले मैं लाइव आके आप सबकी रिवीजन कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना। कोई भी डाउट होता है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम और लिटरेचर की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।